students, how are you? I hope you are all fine. Now we will discuss about second law of thermodynamics. Okay, तो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन किया हुआ है. अभी हम डिस्कस करते हैं बेटा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ ये कहता है कि जो स्पॉन्टेनियस बेटा जो प्रोसेस होती है वो है क्या, मतलब उन्होंने ये बताया कि कोई भी जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है उसमें जो एंट्रोपी होती है यूनिवर्स की वो क्या होती है बेटा, ऑलवेज इंक्रीज होती है. क्योंकि आपको पता है एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स क्या है, सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी को आप क्या करते हो, जब ऐड करते हो तो यूनिवर्स की ऑलवेज क्या होती है, इंक्रीज होती है. यहाँ सिस्टम की नहीं बोलोगे आप, ठीक है. या फिर इसमें ये भी एक्सप्लेन किया कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है वो बेटा सारी की सारी क्या होती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, ठीक है. आपको नेचर के अंदर जितनी भी प्रोसेस मिलती है वो स्पॉन्टेनियस मिलती है और वो मोस्टली क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है. तो ये है सेकेंड लॉ. फर्स्ट लॉ क्या एक्सप्लेन करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी, एंड सेकेंड लॉ क्या एक्सप्लेन करता है, स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस. क्लियर. तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका आता है गिब्स फ्री एनर्जी. गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, देखो इसको जी से डिनोट करते हैं. मैंने आपको बताया था कि एंथैल्पी जो है H वो क्या होती है, हम कहते हैं कि सिस्टम के अंदर जो एनर्जी होती है वो एनर्जी किसमें चेंज हो, हीट के अंदर चेंज हो जाती है. अगर वही एनर्जी बेटा किसी भी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस हो रही है सिस्टम के अंदर और हम उसको क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, अगर वो एनर्जी किसमें चेंज हो जाती है, यूजफुल वर्क के अंदर, वहां पर मैक्सिमम वर्क होगा, उसी एनर्जी को आप क्या बोलोगे, गिब्स फ्री एनर्जी. ठीक है बेटा. द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू अ सिस्टम ड्यूरिंग अ प्रोसेस दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क या फिर मैक्सिमम वर्क. ठीक है. तो आपको पता है कि जो गिब्स फ्री एनर्जी उसको आप जी से डिनोट कर रहे हो और वो जब यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो रही है, दैट मीन्स चेंज हो रहा है गिब्स फ्री एनर्जी में, तो डेल्टा साइन कर देते हैं. डेल्टा का मतलब चेंजमेंट. ठीक है. अब वो क्या हो रही है, सिस्टम की जो एनर्जी है वो चेंज हो रही है यूजफुल वर्क में, दैट मीन्स सिस्टम की एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई. तो साइन क्या लगाओगे, माइनस. किसमें चेंज हो रही है, यूजफुल वर्क में. वर्क W होता है या फिर हम क्या बोल सकते हैं, W मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम वर्क. ठीक है. अगर आपसे कोई ये कहता है कि जो ये वर्क है, अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सेल की बात करें तो अगर वहां पर इलेक्ट्रिकल वर्क की बात करें तो वो क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल जो वर्क है वो होता है बेटा NFE. अब ये N क्या है, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. F बेटा फेराडे साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रोड्स को लेके कुछ अपने रूल्स दिए थे तो उन्होंने वैल्यूज भी दी थी और वो होती है 96500. तो वो फेराडे वैल्यू है. ठीक है. F का मतलब है फेराडे एंड E का मतलब है EMF ऑफ द सेल. या आपके 12th में आएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, उसमें आप डिस्कस करेंगे. ठीक है. उसमें हम सभी डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं W की, इलेक्ट्रिकल वर्क है ये. ठीक है. तो अगर यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या आएगी, NFE. तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज में आता है. तो आपको याद रखना है, इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं. ठीक है. आपके 12th में आएंगे न्यूमेरिकल्स तो मोस्टली, 11th में इसके बेस पे बहुत कम पूछे जाते हैं या ना के बराबर. तो ये था गिब्स फ्री एनर्जी. बट बेटा इसको हम मैथमेटिकली एक और भी टाइप से एक्सप्लेन करते हैं, तो वो डिस्कस करेंगे. फर्स्टली बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम स्टार्ट करेंगे. चलो इसमें हम देखते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी का मैथमेटिकली एक्सप्रेशन क्या होता है. आपको पता है गिब्स फ्री एनर्जी को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, G से. G का मतलब गिब्स. ठीक है. अब देखो जो G है वो और किस फॉर्म में होता है, H माइनस TS. H इज द एंथैल्पी, T is the temperature, S is
एंट्रोपी। क्लियर? तो ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अगर बेटा मैंने कहा इनिशियल स्टेज है और उसमें अगर गिब्स फ्री एनर्जी क्या है G1 और फाइनल स्टेज में क्या हो गई G2, तो हम ये कह सकते हैं G2 माइनस G1। ठीक है, ऐसे ही इनिशियल में क्या है H1 और फाइनल में क्या है H2। मैं ये टर्म्स अगर यहाँ लिख दूँ, आपके पास दो स्टेज है, एक तो है इनिशियल स्टेज है और एक है फाइनल स्टेज। इनिशियल में गिब्स फ्री एनर्जी G1 होगी, फाइनल में G2, H1 H2 S1 S2 एट कांस्टेंट प्रेशर सॉरी टेम्परेचर। ठीक है, तो आप ये वैल्यू जब यहाँ पर पुट करेंगे H2 माइनस H1 माइनस T S2 माइनस S1, तो आपके पास क्या आएगा G2 माइनस G1 मतलब चेंजमेंट ऑफ द गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा G इज इक्वल टू यहाँ डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ये बेटा आपको अच्छे से ध्यान रखना है। डेल्टा जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। डेल्टा का मतलब चेंज आ गया, ये एंथैल्पी चेंज और ये एंट्रोपी चेंज। बेटा जो ये इक्वेशन होती है इसको एक पर्टिकुलर नेम दिया जाता है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ठीक है, और ये इक्वेशन बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये किसमें हेल्प करती है? हेल्प टू प्रिडिक्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस। ठीक है, स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन करती है। तो यहाँ पर इसके बेस पे भी बेटा न्यूमेरिकल आता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। डेल्टा H डेल्टा S की वैल्यू अगर पूछी जाती है, दी हुई रहती है और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज पूछते हैं तो हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी के बेस पे बेटा हमने अभी कहा कि ये इक्वेशन क्या एक्सप्लेन कर रही है? स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस को। मतलब अब हम ये देखेंगे कि डेल्टा G की वैल्यू कैसे एक्सप्लेन करेगी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है या नहीं है। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं स्पॉन्टेनिटी इन टर्म ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी। ठीक है, मैं ओवरऑल आपको एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि आपको पता है इसमें डेल्टा H भी है और T डेल्टा S भी है। तो इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, इन दोनों की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है। एंड बेटा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कभी ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है या फिर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है। तो इस केस में होता क्या है, तो मैं ओवरऑल आपको डिस्क्रिप्शन दे दूं। जैसे कि हम बात करें एंथैल्पी में हमने डिस्कस किया था, एंट्रोपी में डिस्कस किया था। तो एंट्रोपी में हमने क्या देखी थी? स्पॉन्टेनिटी। एंथैल्पी में तो हमने नहीं देखा था क्योंकि एंथैल्पी में तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस थी नहीं, फर्स्ट लॉ के अंदर था ये। ठीक है, तो डेल्टा S के अंदर हमने देखा था ना, पॉजिटिव आती है तो स्पॉन्टेनियस है, नेगेटिव आती है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, जीरो है तो इक्विलिब्रियम है। सेम एज इट इज गिब्स फ्री एनर्जी का मैं ओवरऑल बता रही हूँ आपको। देखो बेटा, अगर डेल्टा जी क्या आता है पॉजिटिव के अंदर और एक डेल्टा जी आएगा बेटा नेगेटिव के अंदर और एक डेल्टा जी की वैल्यू आएगी C, तो इस केस में क्या होगा? देखो डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आता है तो बेटा हमेशा ध्यान रखना नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी वो। ठीक है, अपोजिट है एंट्रोपी के, ध्यान रखना है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब प्रोसेस कौन सी होगी? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, और अगर डेल्टा जी की वैल्यू जीरो आती है तो इसका मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब रिएक्शन ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है ना ही बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। तो ये इसका ओवरऑल व्यू है, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा जब हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर डिस्कस करेंगे। क्लियर है?
तो ये था बेटा गिब्स फ्री एनर्जी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जिसमें बेटा हमारे पास एक रिएक्शन या फिर हमें एक इक्वेशन, रिएक्शन ही इक्वेशन आई, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। एंड ये यूजफुल होती है स्पॉन्टेनियस ऑफ प्रोसेस को प्रेडिक्ट करने में, ठीक है। और वो कैसे होती है ये देखो, ये वैल्यूज आ जाती है डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, तो हमें पता चल जाएगा स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है या फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है, सेकंड लॉ के अंदर बताया था कैसी होती है, इरिवर्सिबल। इसका मतलब जब नेगेटिव आता है तो रिएक्शन कहाँ होगी, ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में। पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब फॉरवर्ड होती तो है लेकिन वो बैकवर्ड फास्टली हो जाती है, वापस बैक हो जाती है, रिवर्स्ड हो जाती है, ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है रिवर्सिबल प्रोसेस। एंड बेटा इक्विलिब्रियम का मतलब है किसी भी डायरेक्शन में नहीं हो रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ अब कि जो टेम्परेचर का इफेक्ट है वो कैसे होता है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को एक्सप्लेन करने में, और उसमें बेटा डेल्टा जी की वैल्यू का चेंजमेंट भी देखना है, ठीक है। वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, लेकिन मैंने उसमें डेल्टा जी की वैल्यू नहीं बताई थी, तो अब उससे और भी क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर मैं बात करूं टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में आपके माइंड में रिएक्शंस आती है, प्रोसेस आती है, एक होती है एक्सोथर्मिक, एक होती है एंडोथर्मिक। तो मैं अलग अलग लेके चलती हूँ, ठीक है। पहले हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए देखेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है आपके पास, और सेकंड है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो आपको पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच की वैल्यू किस में आती है, नेगेटिव, ठीक है। एंड एंडोथर्मिक में डेल्टा एच की वैल्यू किस में आती है, पॉजिटिव में। अब देखो आपके पास टी डेल्टा एस बचा, ठीक है, वो क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, हमें नहीं पता, हम दोनों डिस्कस करेंगे। एंड टी डेल्टा एस जो है यहाँ भी पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, इनका कंफर्मेशन नहीं है। अब देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच है नेगेटिव, मैंने कहा डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर देन है टी डेल्टा एस से, और ये भी क्या है बेटा, नेगेटिव फॉर्म के अंदर है। तो अगर इसकी वैल्यू इससे ज्यादा है तो बेटा वैल्यू किस में आएगी, डेल्टा जी की, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला में यहाँ लिख दूं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो आपको पता है वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। और डेल्टा जी किसका होगा बेटा, नेगेटिव फॉर्म में। इसका मतलब रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। और अगर बेटा यहाँ पर टी डेल्टा एस की वैल्यू कम है, इसका मतलब टेम्परेचर क्या है, लो टेम्परेचर है, ठीक है। ध्यान रखना, मैंने आपको कहा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन में लो टेम्परेचर पर प्रोसेस क्या होती है, स्पॉन्टेनियस। यहाँ पर आई थिंक आपके क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर बेटा डेल्टा एच की वैल्यू कम है किससे, टी डेल्टा एस से, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, हाई टेम्परेचर। हमने नेगेटिव फॉर्म ले ली थी, ठीक है, नेगेटिव में चाहिए बेटा ये ग्रेटर हो, ये ग्रेटर हो, आना क्या है, नेगेटिव फॉर्म के अंदर ही आना है। अब हम इसकी कौन सी फॉर्म लेते हैं, पॉजिटिव फॉर्म लेते हैं, दिस वन, इसकी वैल्यू है पॉजिटिव और इसकी ग्रेटर देन है किससे, डेल्टा एच से। तो आपको पता है कि पॉजिटिव वैल्यू अगर ज्यादा होती है तो डेल्टा जी किस में आएगा, पॉजिटिव के अंदर, और पॉजिटिव के अंदर आया तो इसका मतलब स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। मैंने आपको कहा भी था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर हाई टेम्परेचर पर हो रही है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। क्लियर हो गया ये चीज, यहाँ हम प्रूफ भी कर रहे हैं उस चीज, ठीक है। ये हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। अब देखते हैं एंडोथर्मिक के लिए।
एंडोथर्मिक में डेल्टा एच की वैल्यू क्या है बेटा, पॉजिटिव है। अब देखो फर्स्ट केस, जैसे इसके अंदर फर्स्ट केस ये था और सेकंड केस ये था, ऐसे इसमें हम देखते हैं फर्स्ट केस कि जो डेल्टा एच है वो ग्रेटर देन है टी डेल्टा एस से, ठीक है। और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो क्या है, लो टेम्परेचर है, क्योंकि यहाँ से दिख रहा है इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब टेम्परेचर क्या है, कम है, तो ये वैल्यू क्या हो गई, कम होगी, ठीक है। अब मैंने कहा कि डेल्टा एच भी पॉजिटिव में है और डेल्टा टी डेल्टा एस भी क्या है, पॉजिटिव में। तो अगर ये वैल्यू ज्यादा है इसके कंपेयर में, या फिर ये भी ज्यादा होगी इसके कंपेयर में, तो भी बेटा क्या आनी है, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव ही आनी है। और पॉजिटिव का मतलब रिएक्शन क्या होगी या प्रोसेस क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी, ठीक है। तो आपको बोला भी था कि एंडोथर्मिक जो होती है उसमें लो प्रेशर हो गया तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं होगी, क्लियर। अब देखो बेटा सेकंड मैंने कहा कि डेल्टा एच इज लेस देन टी डेल्टा एस, और यहाँ पर आपने क्या किया, टेम्परेचर हाई रखा है। इस केस में देखो डेल्टा एच तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये तो चेंज होना नहीं। टी डेल्टा एस अगर बेटा यहाँ पर नेगेटिव फॉर्म के अंदर आ रहा है तो आपको पता है क्या होना है, क्या बताओगे कि डेल्टा जी की वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव के अंदर, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा है नेगेटिव की। अब मैंने पॉजिटिव डिस्कस कर लिया, अब मैं नेगेटिव डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। तो बेटा यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी, क्लियर है। तो आपको एक चीज दिख रही होगी, जब यहाँ पर लो टेम्परेचर होता है तब स्पॉन्टेनियस है, किसमें, एक्सोथर्मिक में। एंडोथर्मिक में जब ये टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, तब भी रिएक्शन या प्रोसेस क्या होती है, स्पॉन्टेनियस, क्लियर है। तो फेवरेबल कंडीशन क्या होती है एक्सोथर्मिक में, स्पॉन्टेनियस के लिए लो टेम्परेचर, और एंडोथर्मिक में हाई टेम्परेचर, ठीक है। फेवरेबल कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, क्लियर। तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, किस पर, पूरी रिएक्शन या पूरी प्रोसेस पर, या फिर हम कहें गिब्स फ्री एनर्जी को हम लेके चल रहे हैं उसको एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन बेटा मैं नेक्स्ट टॉपिक कराती हूँ आपको कि जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है, हमने ये तो पढ़ ली। जैसे हमने अभी एंथैल्पी चेंज की बात की थी किसी भी रिएक्शन के लिए, तो हमने कहा था कि वो हम कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट की एंथैल्पी होती है उसमें से माइनस कर देते हैं रिएक्टेंट की। ऐसे ही बेटा गिब्स फ्री एनर्जी जो रिएक्शन की होगी उसमें भी आपके पास फॉर्मूला सेम आएगा, एंट्रोपी के लिए भी फॉर्मूला सेम आएगा, ठीक है। वो मैं साइड में लिख दूंगी, आपको ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी हम कि जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है उसमें अगर आपसे पूछते हैं स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, कैलकुलेट करना, तो बेटा गिब्स फ्री एनर्जी और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का मीनिंग पता होना चाहिए पहले तो आपको, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ डेल्टा जी, तो इसका मतलब तो क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी। अगर मैं आपसे कहूँ डेल्टा जी नॉट, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आप ये कहोगे मैम यहाँ पर आपने नोट लगा दिया, जीरो, एक छोटा सा डिग्री वाला साइन, इसको नोट बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा मेन डिफरेंस क्या होता है, जहां पर स्टैंडर्ड आ जाता है ना, इसका मतलब आपके पास जो सब्सटेंस है, सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ सब्सटेंस होगा, मटेरियल होगा, उसकी अमाउंट क्या है, फिक्स है, तो वहां पर स्टैंडर्ड आता है, ठीक है। इसमें हम क्या कह रहे थे कि जो एनर्जी है किसी भी सिस्टम की या सब्सटेंस की, वो किस में कन्वर्ट हो रही है, यूजफुल वर्क में। हम यहाँ पर क्या कहेंगे, आपके पास जो सब्सटेंस है वो कितना है, 1 मोल।
तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि जो सिस्टम है या जो सब्सटेंस, सिस्टम के अंदर जो सब्सटेंस प्रेजेंट है वो कितना है बेटा 1 मोल है। तो हमने यहाँ नॉर्मली सब्सटेंस बोला, यहाँ पर हमने बोला 1 मोल, मतलब उसकी अमाउंट क्या है हमारे पास फिक्स है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड वर्ड आ जाता है। तो बेटा इन दोनों में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन क्या होता है, देखो रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट, ये देखते हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है बेटा, ये पहले से ही एक्सपेरिमेंटली आपके पास ये फॉर्मूला आया हुआ है जो आपको ध्यान रखना है, प्लस आर टी एल एन के, ठीक है। देखो के यहाँ पर कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, अभी हम इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए डिस्कस भी करेंगे। ये आपको पता है गिब्स फ्री एनर्जी है, ये क्या है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, सॉरी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है। आर क्या है, आर आपके पास गैस कांस्टेंट है, टी क्या है टेम्परेचर है, एल एन क्या है नेचुरल लॉग है, और के क्या है यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होती है डेल्टा जी, वो हमेशा क्या होती है 0। अभी पहले हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है ना। तो डेल्टा जी नॉट क्या आ जाएगा बेटा माइनस आर टी एल एन के, और मैंने आपको कहा था नेचुरल लॉग को बेस ऑफ 10 में कन्वर्ट किया जाता है, तो वो हम कैसे करेंगे 2.303 लॉग बेस ऑफ 10, ठीक है। तो ये आएगा आपका डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के। बहुत ही यूजफुल इक्वेशन है, यहाँ हम कहे फॉर्मूला है नॉट इक्वेशन। ये फॉर्मूला जो है बेटा ये स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, कब एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। ये भी आपके 12th में आएगा, कैलकुलेशन देखेंगे इसके बेस पे। अगर न्यूमेरिकल आता है तो बहुत इजी है बेटा, आर और टी की वैल्यू मिलेगी, के की भी वैल्यू मिलेगी, पुट करनी है और डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। लॉग्स की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, और बेटे क्वेश्चन के अंदर काफी बार दे भी देते हैं और ना भी दे तो भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। 0 to 10 तो 1 to 10 आप याद कर सकते हो। तो ये थी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, ठीक है। तो इसमें रिलेशन क्या होता है आपको ध्यान रखना है, ये और इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर। तो ये गिब्स फ्री एनर्जी कंप्लीट हो गया है, सेकंड लॉ भी कंप्लीट हो गया है। अब बेटा क्या आता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, ठीक है। देखो बेटा जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है वो क्या कहता है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो बेटा फर्स्ट लॉ हमें पता चल गया, सेकंड पता चल गया, एक लॉ और होता है जीरोथ लॉ। जीरो जो लॉ होता है उसमें सिर्फ टेम्परेचर के मेजरमेंट को बताया हुआ, ठीक है। आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड याद रखना है, लेकिन बाई चांस आपके क्वेश्चन में आ भी जाए जीरोथ लॉ क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके जो टेम्परेचर का मेजरमेंट है वो एक्सप्लेन किया है जीरोथ में। फर्स्ट में क्या एक्सप्लेन करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, सेकंड में स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस, एंड जो थर्ड आता है बेटा जो थर्ड लॉ था इसमें पहले क्या देखा, लर्नेस्ट साइंटिस्ट थे और उन्होंने ये देखा कि जितने भी प्योर सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, प्योर फॉर्म जो होती है, चाहे वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर ले क्योंकि वो प्योर है, क्रिस्टल है दैट मीन्स प्योर है, तो प्योर जो सब्सटेंस होते हैं उनकी जो एंट्रोपी होती है वो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एंट्रोपी भी इंक्रीज होती है, टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो एंट्रोपी भी डिक्रीज होती है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो क्या होता है बेटा आपके पास यहाँ पर है, सपोज आपको पता है कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड,
ठीक है, सॉलिड में पैक्ड स्ट्रक्चर है। अब हमने क्या किया, इसको हमने टेम्परेचर दिया। जैसे ही हम टेम्परेचर देंगे क्या होगा, इनके मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स था, क्योंकि दो बाइंड फोर्स है तो थोड़ा सा लूज होगा, पार्टिकल दूर जाएंगे। दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि वो एनर्जी लेगा। तो इसमें फर्स्टली बेटा क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। ठीक है, वाइब्रेशन होगा। वाइब्रेशन जिस एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है उसको हम क्या बोलेंगे, वाइब्रेशनल एनर्जी। क्लियर। सेकंड, अब वाइब्रेशन हो गया। जैसे ही वाइब्रेशन होगा वो दैट मीन्स वो क्या है, फ्री होने की कोशिश कर रहा है थोड़ा, मतलब उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो थोड़ा वीक होता जा रहा है। तो वो पार्टिकल जब वाइब्रेट होगा तो अपनी एक्सिस पर क्या होने लग जाता है, रोटेट भी होने लग जाता है, तो उसको हम बोलेंगे रोटेशन। ठीक है, सेकंड क्या हुआ, रोटेशन। और जब उसकी जो एनर्जी होगी रोटेशन के लिए उसको हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल एनर्जी। क्लियर है। थर्ड, अब वाइब्रेशन हो चुका, रोटेशन भी हो चुका, दैट मीन्स जब रोटेशन होगा तो ऑल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लूज हो जाएगा, और जैसे ही लूज होगा बेटा वो क्या करेगा, अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाने की कोशिश करेगा। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, जो सॉलिड्स हैं इनमें जो पार्टिकल्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनकी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये सारी चीजें डिस्कस की जा रही है। ठीक है, दैट मीन्स वो क्या करेगा, ट्रांसलेट होने की कोशिश करेगा अपनी ग्राउंड से एक्साइटेड में, क्योंकि एनर्जी गेन कर रहा है, और एनर्जी जब उसको ज्यादा मिलेगी तो वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ट्रांसलेट हो रहा है। उस एनर्जी को आप क्या बोलोगे, ट्रांसलेशनल एनर्जी। ठीक है, तो इन तीनों एनर्जी की वजह से टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं तो एंट्रोपी जो होती है वो भी क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। ठीक है, टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया तो एंट्रोपी भी इंक्रीज हुई। क्यों हुई, क्योंकि उसमें वाइब्रेशनल, रोटेशनल एनर्जी और ट्रांसलेशनल जो एनर्जी है वो डेवलप हो जाती है इस वजह से। क्लियर है। तो नर्नेस ने ये कहा कि जितने भी प्योर सब्सटेंस होते हैं या जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो उनकी जो एंट्रोपी होती है वो इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्लियर। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी, ध्यान रखना है आपको। ये होता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर, जिसमें आपको क्या बताते हैं, एंट्रोपी का इंक्रीमेंट बताते हैं, या हम ये कहें कि एब्सोल्यूट जो एंट्रोपी होती है, क्योंकि जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसमें एंट्रोपी बताया हुआ है, तो इसकी एप्लीकेशन की अगर हम बात करें या फिर हमका यूजफुल क्या है, तो हम ये कहेंगे कि जो एब्सोल्यूट एंट्रोपी होती है किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की या प्योर सब्सटेंस की, वो कैलकुलेट करने में हेल्प करता है एट एनी टेम्परेचर। क्लियर, ये होता है थर्ड लॉ, उसकी एप्लीकेशन। अब इसमें एक चीज और है बेटा, क्या कि कुछ ऐसे भी प्योर सब्सटेंस होते हैं जिनमें क्या होता है कि जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज नहीं होती जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब उस एंट्रोपी को आप क्या बोलते हो, रेजिडुअल एनर्जी या एंट्रोपी सॉरी। ठीक है, रेजिडुअल एंट्रोपी, नॉट एनर्जी, एंट्रोपी बोलोगे। वो क्या है बेटा, वो हम बताते हैं कि जो सम प्योर सब्सटेंस होते हैं उनकी एंट्रोपी इंक्रीज नहीं होती विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, उस एंट्रोपी को आप बोलोगे रेजिडुअल एंट्रोपी। अगर इसमें एग्जांपल की बात करूं तो कार्बन जो मोनोऑक्साइड है इनमें क्या होता है, एंट्रोपी चेंज नहीं होती। ठीक है, अगर मैं ओवरऑल इसका कंसेप्ट बताऊं तो अगर बेटा हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर को क्या किया हुआ है, 0, तो एंट्रोपी क्या होगी, एंट्रोपी भी क्या होगी बेटा, 0 होगी। तो थर्ड लॉ में हम एक स्टेटमेंट ये भी दे सकते हैं, एंट्रोपी ऑफ द प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बिकम्स 0 एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। क्लियर, तो आपके पास दो यहाँ पर डेफिनेशन आ जाएगी। ठीक है, या फिर डिफाइन कर सकते हैं।
ये था थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसकी एप्लीकेशन भी मैंने आपको बता दी। ठीक है बेटा, ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें आपको लॉज ध्यान रखने हैं, जीरो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्लियर। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एनर्जी थी, जैसे एनर्जी की बात करूँ, इंटरनल एनर्जी है, वर्क थी, हीट है, एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, गिब्स फ्री एनर्जी है, और इनका जो चेंजमेंट है वो भी ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज और बताना चाह रही हूँ यहाँ पर, वो क्या है, मैंने आपसे कहा किसी भी रिएक्शन के लिए अगर आपसे एंट्रोपी चेंज पूछते हैं या फिर एंथैल्पी पूछते हैं या फिर गिब्स फ्री एनर्जी पूछते हैं, तो आपको ये वाले फॉर्मूले याद रखने हैं फॉर एनी रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन के लिए अगर कैलकुलेट करना तो हम ये कहते हैं डेल्टा एच जो होगा रिएक्शन के लिए, ठीक है, वो क्या होता है बेटा, एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट। अगर बेटा प्रोडक्ट दो है तो उनका सम लेके चलना है, और अगर रिएक्टेंट है तो भी उनका सम लेके चलना है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म ध्यान रखना। अगर आपसे पूछते हैं किसी भी रिएक्शन की एंट्रोपी चेंज, तो वो भी क्या होगी, सेम। ठीक है, प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस एंट्रोपी ऑफ द रिएक्टेंट। अगर आपसे गिब्स फ्री एनर्जी पूछते हैं चेंज किसी भी रिएक्शन के लिए, तो क्या आ जाएगी, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इनके बेस पे अगर आपको ध्यान है फॉर्मूला तो आप कर सकते हैं। क्लियर। तो बेटा ये यूनिट हो गई है कंप्लीट। कल मिलते हैं हम न्यू यूनिट के साथ। टेक केयर।